एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंटिन्यूशन है हमारा यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इनिशिएटिव का, लेकिन आज कुछ नया इंक्लूड करने वाले हैं इस इनिशिएटिव में। मैंने आपको एक तो पहले बोला था कि हम प्रीवियस ईयर का एक न्यूमेरिकल करेंगे, स्टिल इन प्रोसेस, वंस इट्स डन आपके इस पर्टिकुलर सेशंस में ही मैं उसे इंक्लूड कर दूंगी। लेकिन आज हम एक नया एरिया इंक्लूड करेंगे हमारे डिस्कशन में कि आज हम जो भी टॉपिक आपको आज एज अ टारगेट ऑफ द डे देंगे, उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं उस टॉपिक का कंप्लीट एक ओवरव्यू डिस्कशन, ताकि आपको टॉपिक भी रिकॉल हो, तो ये सेशन आपके लिए विन विन हो, टारगेट भी मिल जाए और कंटेंट भी एक तरीके से ब्रीफली आपको रिकॉल हो जाए कि इस टॉपिक में था क्या। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टारगेट है। पहला हम देखते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी तक की एक बार क्विकली कवर अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। आपने कवर अप किए हैं फाइनेंस फंक्शन, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, रेशियो एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये 5 चैप्टर आपके ओवर हो चुके हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और आज का जो टारगेट हमारा रहने वाला है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये क्यों कहते हैं भाई, कॉस्ट यानी खर्चा। ठीक है, तो कभी भी जो फर्म है वो अपना खर्चा जो है किसी भी तरीके का उसे खर्चा होता है, तो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोई भी कंपनी है कि अपने जो उनकी वेल्थ है उसको वो कैसे मैक्सिमाइज करे, मैक्सिमम रिटर्न कैसे दे सके। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करे, यानी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करे और उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करे, यानी उस कैपिटल को अरेंज करने का जो खर्चा होता है ना उसे कम से कम करे, और उस कैपिटल पे जो रिटर्न है, जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो। तभी तो पॉकेट में जितना ज़्यादा आएगा और जितना खर्चा कम जाएगा उतना बेनिफिशियल है। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर जब फर्म अटेन करती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट जो कॉस्ट हैं, मतलब जो फर्म एक खर्चा इनकर कर रही है, तो हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट हैं, है ना। और उसके बाद हम उन डिफरेंट सोर्सेस को कंपाइल अप भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको कवर अप क्या करना है, आपको कवर अप करना है एक मीनिंग, एक आइडिया बिहाइंड इस चैप्टर। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर समझा कि भाई किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए तो वो डिफरेंट सोर्सेस से अपने पैसे लाती है। अब पैसे लाती है तो कुछ पैसे देने भी पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल डिबेंचर अगर लिया, डिबेंचर इश्यूज किया तो उस पर इंटरेस्ट देना है ना। तो ये कॉस्ट है, जब कंपनी को इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है वो क्या है, उसके लिए कॉस्ट है। तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई बिजनेस चलाना है, इतने सारे पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट से लेगी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस से, और उस पर कुछ खर्चा होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, ये एक तरीके का कम से कम मिनिमम रिटर्न जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों कि भाई कम से कम खर्चा तो निकल आए, है ना। तो मिनिमम जो है ये एक्सपेक्टेशन किसी भी इन्वेस्टर की होती है अपने बिजनेस से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो आपको कवर अप करना है मीनिंग, एक आइडिया बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मिक्स बनाते हो। भाई कुछ डेप्थ, फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट जो है बहुत समय से डाउन चल रही है, तो आप क्या करोगे, इक्विटी को कम करोगे, डिबेंचर्स को ज़्यादा करोगे। मार्केट बूम पे जाने लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इक्विटी के पोर्शन को बढ़ा दोगे, डेप्थ को कम करोगे। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनारियोज आप डिसाइड करते हो कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन कैसे रहने वाला है। तो ये हमें डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंट रोड मैप हमारे लिए लेके आते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंस को कवर अप करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने कहा कि हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए होते हैं। हम इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस के कॉस्ट को कवर अप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, उसके बाद इनका टोटल वेटेज। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में भी आपने पहले उसका मीनिंग पढ़ा, उसके फॉर्मूले को आपने अंडरस्टैंड किया, फिर स्प्लिट करके उसके डिफरेंट जो है आपने कॉम्पोनेंट्स अंडरस्टैंड किए। ठीक है, अब डिबेंचर्स या डेब्ट भी हमारे रिडीमेबल होंगे और इररिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे, है ना, बिफोर टैक्स होंगे, आफ्टर टैक्स होंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके बाद हमारा जो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, तो प्रेफरेंस कैपिटल में खर्चा क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर्स पे जो है बिजनेस को देने पड़ते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हुआ प्रेफरेंस कैपिटल का, जो कि डिविडेंड, जो एक स्टेबल डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो ये कंपनी के लिए खर्चा हो जाता है ना। तो एक बेसिक आइडिया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में लेंगे, अगेन उसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे और स्प्लिट करके उसके कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे।
फिर दो तरीके की हम कवर अप करेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इनको आप कवर अप करेंगे। अब टैक्स तो इसमें है नहीं, तो इसीलिए रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी जो इक्विटी पे मैक्सिमम जो है और रिटर्न एक्सपेक्ट करता है हमारे इक्विटी होल्डर्स, ठीक है। वो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उन्होंने इतना पैसा दिया है तो उतना तो उन्हें मिल जाना चाहिए। तो वो भी एक आइडिया आपको कवर अप करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में। अगेन इसके डिफरेंट मैथड हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के। डिविडेंड प्राइस, जिसमें आप कवर अप करेंगे जहाँ पे कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है या कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। दूसरा आपका मेथड है अर्निंग प्राइस, जहाँ पे अर्निंग प्राइस विद कांस्टेंट अर्निंग होगी या ग्रोथ होगी आपकी अर्निंग में, है ना। नेक्स्ट है आपका रियलाइज्ड यील्ड और सीएपीएम। सीएपीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक स्टैंड अलोन टॉपिक है जो एग्जाम में रिपीटेड नेचर में पूछा जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो आप इन सारे मेथड्स को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में आपको कवर अप करना है। बेसिक आइडिया एटलीस्ट ले लेना है कि इसको ये आइडिया क्या है, इसके बारे में क्या है, मीनिंग समझ लेनी है, ठीक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कवर अप करनी है। जब आप सीएपीएम कवर अप करते हैं तो वहाँ पे दो तरीके के रिस्क दिखते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। बीटा क्या होता है ना। तो इनके बारे में भी आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू आपको नॉलेज ले लेनी है। सीएपीएम को करने के लिए क्या क्या एजम्पशंस हैं, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, आपको उसे भी कवर अप कर लेना है, ठीक है। अब ग्रोथ है तो आप सीएपीएम में जब आप जी कैलकुलेट करते हैं तो उसके ग्रोथ के कैलकुलेशन के दो मैथड्स हैं, एक तो गॉर्डन मॉडल है और एक है आपका एवरेज मैथड, तो उसका भी आप आइडिया ले लेंगे। इक्विटी वाला पोर्शन थोड़ा सा आपका ट्रिकी एंड लेंदी है एज कंपेयर टू द अदर टू सोर्सेस। नेक्स्ट जो सोर्स है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, इसमें से भाई रिटेन अर्निंग भी तो कहीं ना कहीं जो फर्म है, क्योंकि कुछ जो सेक्रीफाइसेस हैं, हमारे शेयर होल्डर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी तो वो रिटेन होता जा रहा है, वो पैसे वापस जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड नहीं ले रहा है, जो भी प्रॉफिट है उससे डिविडेंड नहीं ले रहा है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसे डाल रहे हैं, उसे रिटेन कर लिया जा रहा है। तो उसमें भी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग हो रही है शेयर होल्डर के एंड से। तो इसके बिहाफ में भी आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अगेन फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये चार डिफरेंट सोर्स करे, एक हमारा डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, ठीक है। उसके बाद इन सबका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वेट कैसे देते हैं, बुक वैल्यू पे वेट देते हैं, मार्केट वैल्यू पे वेट देते हैं, आप इसे डिटेल में कवर अप करेंगे। फिर वेटेज के बाद आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे हम क्या है, एक कोई नई कैपिटल अगर बिजनेस लाना चाहे तो उसका जो मार्जिनल वेट है उससे हमारे बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है ना। कई बार ये पूछते हैं ना कि फॉर्म को डिबेंचर इशू करना चाहिए या इक्विटी, या 20% डिबेंचर 80%, ऐसे कई बार डिसीजन मेकिंग आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। तो इसे भी आपको ब्रीफली जो है कवर अप करना है और सारे टॉपिक्स के आपको बेसिक आइडिया ऑफ द न्यूमेरिकल आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। सो आज का टारगेट यही रहने वाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एफएम में। आई बिलीव जो हमने न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड करी है, इससे आपको हेल्प मिले कि इन सेशन से आपके लाइफ में और जो है वैल्यू एडिशन मिल सके और आप एक अच्छी अचीवमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का टारगेट रहने वाला है ओबी में। क्विकली देख लेते हैं अब तक की हमारी क्या प्रोग्रेस है, फिर हम ओबी को भी डिस्कस करेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हमने कवर अप कर दिया है, पर्सनालिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन को हमने कवर अप किया है, लीडरशिप को भी कवर अप किया है। आज का जो टारगेट रहने वाला है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ऑब्वियसली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फर्म में बैठे हैं और वहाँ पे एक एम्प्लॉय की उम्मीद है कि उसे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को लेकर के कंसिडर किया, उसके सारे एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है कि वर्क प्लेस में उसे कैसा लगता है। एक तो उसके जॉब से रिलेटेड, यानी उसको जॉब से सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। दूसरा, ऐसा तो नहीं कि उसे घंटों बैठा दिया जाता है, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं रह जाती, यानी वर्क लाइफ बैलेंस भी चेक किया जाएगा और उनकी हेल्थ भी, यानी उनकी ओवरऑल वेलबींग्स, है ना, उनके इंश्योरेंस एंड ऑल, ये सारे फैक्टर्स कवर अप, यानी ऑल एस्पेक्ट्स इसमें कवर अप होंगे वर्क लाइफ बैलेंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के परस्पेक्टिव में, जो कि एम्प्लॉय कितना बिजनेस अपने वर्क प्रोफाइल में इंगेज है, ये आइडिया लगेगा
कितना प्रोडक्टिव है एम्प्लॉय, ठीक है, और कितना मोटिवेटेड है, ये हमें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ से आइडिया लगता है। जॉब सेटिस्फेक्शन हम देख सकते हैं, इसके डिफरेंट डायमेंशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, कि एम्प्लॉय भाई सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने जॉब से, ऑर्गेनाइजेशन में उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वर्क लाइफ बैलेंस उसका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो अभी जितनी बातें की हैं उसे हमें स्प्लिट करना है। पहला आपका डायमेंशन हो सकता है जॉब से उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। दूसरा डायमेंशन है वर्क लाइफ बैलेंस, की एम्प्लॉय जो है अपने वर्क और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज होंगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे और अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वर्क में इंगेज नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इससे एम्प्लॉय की एंगेजमेंट कॉम्प्रोमाइज होगी। तो सेकंड डायमेंशन हुआ वर्क लाइफ बैलेंस। थर्ड डायमेंशन उनकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है, कि वो अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में कितना कॉन्शियस है और वो कैसे चल रही है ना। थर्ड फोर्थ डायमेंशन होता है उस उनका एम्पावरमेंट, कितने वो एम्पावर्ड हैं और कितना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जहाँ पे वो खुद को पार्टिसिपेटिव जो है इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकिंग में फील कर सकें, ठीक है। उन्हें मतलब एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फीलिंग आनी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगनेस फीलिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डायमेंशन हम देख सकते हैं रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, की एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज्ड फील होना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम उनका उन्होंने जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन या जो अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया उसका रिवॉर्ड इन्हें मिलना चाहिए। उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एम्प्लॉय के पास उनके फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उन्हें शो करनी चाहिए। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, तो कौन-कौन से आ गए? कंक्लूड करते हैं क्विकली। जॉब सैटिस्फैक्शन हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, फिजिकल मेंटल वेलबींग हो गई उनकी, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन हो गया, रिकॉग्निशन किया, आपने रिवॉर्ड दिया, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्विटी हुई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैसे इम्प्रूव कर सकती है एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव में क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उनके वर्क लाइफ के बारे में प्रमोट करेगी, है ना? पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेट करेगी एम्प्लॉयज़ को कि पार्टिसिपेट करो, है ना? इससे उनकी एम्पावरमेंट भी देखने को मिलेगा और क्या मिलेगा? उन्हें रिकॉग्नाइज़ करेगी और रिवॉर्ड करेगी टाइम टू टाइम, फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करेगी कि एम्प्लॉयज़ के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है और इक्वालिटी मेंटेन है उनके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर, है ना? और सपोर्ट करेगी उनकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को अगर हम कंक्लूड करें तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है और इससे क्या है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, वो जॉब से सेटिस्फाई रहने लगते हैं और एट्रिशन रेट यानी लेबर टर्नओवर आपका रिड्यूस होता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में आपको हम कंक्लूड करें तो आपको कवर अप करना है मीनिंग, फिर कवर अप करना है डेफिनिशन। डेफिनिशन में भी आपको डिफरेंट स्कॉलर्स के डेफिनिशन है, उसे प्लीज़ अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में। उसे आपको अंडरस्टैंड करने की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम मेकिंग वेरी श्योर कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी आराम होगा, ठीक है। याद करना कंपल्सरी नहीं है डेफिनिशन को, अंडरस्टैंड एटलीस्ट करें और अगर आपका टाइम अलॉट करता है तो एक डेफिनिशन को याद भी कर सकते हैं। स्कोप आपको कवर अप करना है, क्या-क्या पॉसिबल स्कोप है, डायमेंशन हमने देख लिया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के, क्या बैरियर्स आ सकते हैं, है ना? प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को, क्या-क्या टेक्नीक ऑप्ट करनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है? फिर एक वॉल्टन मॉडल है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे, इसे आपको कवर अप करना है। मॉडल और थ्योरीज़ को क्या है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी आए और कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और जहाँ पे आप मॉडल या थ्योरीज़ को इंक्लूड कर सकते हो, तो डेफिनिटली उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को, इसको भी डिवाइड करें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पर्सपेक्टिव में। सो आई बिलीव आपको एक काफ़ी अच्छी खासी ओवरव्यू मिल गई है आज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के बारे में। तो आज का आपका ओबी का टारगेट रह जाता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और आपका एफएम में टारगेट रहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आई बिलीव जो हमने 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, उसका साइमल्टेनियसली आप रिवीजन कर रहे होंगे, तभी मैं आपको छोटे-छोटे टारगेट्स दे रही हूँ। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जब मार्च एंड में आप खुद को खड़ा हुआ देखें, तो आपको कॉन्फिडेंस आ चुका हो कि आपने कोर्स को एक क्वालिटी फॉर्म में, क्योंकि ये जो मैराथन नहीं है इसलिए कि आपको कौन सबसे पहले सिलेबस कवर अप कर रहा है। यहाँ पे आपको अपने आप को मेंस को क्वालीफाई करते हुए देखना है। अच्छी रैंक आपको ऑप्शनल के बेसिस पे मिलेगी, लेकिन हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है। आपको प्रीलिम्स और जीएस पेपर को भी साइमल्टेनियसली ध्यान देके चलना है। सो आई बिलीव हमारे डेली टारगेट्स और गाइडेंस आपको हेल्प कर रहे हैं। Still, if you want more and if you have any suggestions, if you have any query, feel free to write in the comment section. See you on the next day. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.